नमस्कार। मनी गुरु की इस बेहद ही खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और आप सभी को दशहरा के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस खास मौके पर हम आपको बताने वाले हैं 10 दमदार फंड जो लंबी अवधि में मदद करेंगे आपकी वेल्थ क्रिएशन में। और ये फंड ना ही सिर्फ दमदार है, वेल्थ क्रिएशन में मददगार है, बल्कि इनको चुनने के पीछे खास वजह भी है, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। परिचय करा देते हैं फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ। फिरोज, बहुत स्वागत करते हैं आपका इस आज के बेहद ही खास कार्यक्रम में। तो आज 10 दमदार फंड तो हम आपसे जानेंगे ही, लेकिन ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन फंड में और इनसे जुड़ी कैटेगरी में क्या है खास, और कैसे और क्यों किसी के पोर्टफोलियो में ये फंड शामिल होने चाहिए। इसलिए सबसे पहले, क्योंकि दशहरे का मौका है, हम ये आपसे समझना चाहते हैं कि एक पोर्टफोलियो के रामबाण के रूप में क्या वो स्ट्रैटेजी होती है जिसको अपनाना चाहिए, जिससे कि कोई पोर्टफोलियो वेल्थ जनरेशन के काबिल बनता है। आई थिंक नमस्कार स्वाति जी। दशहरा की आपको शुभकामनाएं, नवरात्रि की शुभकामनाएं। फेस्टिव सीजन आया है। आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका होता है कि लोगों को प्रॉस्पेरिटी की और आकर्षित करना इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो एक इंसान को अपने लक्ष्य पूरे करने में मदद कर सकता है। उसकी तरफ जागरूकता फैलाना आई थिंक इज अ ग्रेट कॉज स्वाति जी। और जी बिजनेस हमेशा ये करता रहा है, विच आई थिंक इज कमेंडेबल। रहा सवाल, एक देखिए, अगर हम एक पोर्टफोलियो की बात करें, तो पोर्टफोलियो में काफी इंपॉर्टेंट चीजें ये होती हैं कि आपको ये देखना है कि एसेट क्लास कौन सा चुनना है। एक एक गलती काफी लोग हम करते हैं। हम इंसानों में एक जज्बात का बहुत बड़ा महत्वपूर्णता होती है। जज्बात भी बहुत मायने रखते हैं जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो हमने ये देखा है कि लोग एसेट से प्रेम करते हैं। मेरे हिसाब से पहला सिद्धांत, आपको एसेट से प्रेम नहीं करना है। एफडीओ से प्रेम नहीं करना है, रियल एस्टेट से प्रेम नहीं करना है, इक्विटी से प्रेम नहीं करना है। आपको अपने लक्ष्यों से प्रेम करना है। जो भी जरिया आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सके, उसके प्रति आपको प्रेम रखना है, बट यू शुड नॉट बी अटैच्ड। दूसरा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे। म्यूचुअल फंड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा है, अफोर्डेबिलिटी इतनी ज्यादा है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट इतनी ज्यादा है कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड को अपनी ओवरऑल पोर्टफोलियो की नींव बना के चले। उसमें अगर आप इक्विटी के माध्यम से, इक्विटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपना लक्ष्य पूरा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट रिस्क खुद से करने में बहुत ज्यादा हो सकती है। कोई भी स्टॉक एक दिन में 4, 5, 10% मूव होता है, ये कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। बट म्यूचुअल फंड जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें मैं कहना चाहूंगा। ऑफ कोर्स एज द डिस्कशन गोज अलोंग आई कैन गेट मोर स्पेसिफिक, स्वाति। जी, हम जिससे पहले 10 दमदार फंड की बात करें फिरोज, जब कैटेगरीज की बात होती है म्यूचुअल फंड्स की तमाम कैटेगरीज में, उनको समझने का और उनको परखने का एक निवेशक पैमाना क्या समझे। कई बार टेक्निकलिटीज होती है काफ़ी, एक निवेशक के लिए इतना आसान नहीं है इतने सारी तहों तक जाना, लेकिन आपके माध्यम से हम समझना चाहते हैं कि कैसे परखा जाए वो जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उनको चुनने के लिए हमें कंपैरिजन के पैमाने पर या प्रदर्शन के लिहाज से इसको कैसे समझना चाहिए। स्वाति जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी है। एक नया निवेशक या कोई भी निवेशक जो अपने काम में मसरूफ है, उनको कैटेगरी की, पूरी कैटेगरी की जानकारी प्राप्त करना भी बड़ा कठिन है। तो इन्वेस्टमेंट में अगर आपने ये निर्णय कर लिया कि क्या नहीं करना है, तो कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व हो जाती है। तो इसीलिए मैं पहले ये कहूंगा कि कौन सी कैटेगरी को आपको इग्नोर करना है। आपको थीमेटिक और सेक्टोरियल कैटेगरी को कंप्लीटली इग्नोर करना है। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आधी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम हो गई। अगर आपने सेक्टोरियल फंड लिए तो फार्मा फंड अलग आएगा, आईटी फंड अलग आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक थीमेटिक फंड हो गया। तो ये दो तो इंपॉर्टेंट है, जिसमें सब कैटेगरीज ही इतने कंफ्यूजिंग है, इन दोनों को इग्नोर कर दें। अब रहा सवाल, तीन बेसिक कैटेगरीज से याद रखें। लार्ज कैप, जो बड़ी कंपनियों में पैसा लगाता है। जो मिड कैप, जो मध्यम वर्ग की कंपनियों में पैसा लगाता है। स्मॉल कैप, जो छोटी कंपनियों में पैसा लगाता है, जो आगे चल के बड़ी या मध्यम वर्ग की हो सकती है। ये तीन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखनी जरूरी है।
फिर उसके बाद इसकी कॉम्बिनेशन की डिफरेंट सारी 3 और स्कीमें कैटेगरी। एक है लार्ज एंड मिड कैप, जैसे ही नाम दर्शा रहा है, लार्ज और मिड कैप का मिश्रण है वो। फ्लेक्सी कैप, जिसमें कोई भी चीज फंड मैनेजर खरीद सकता है, कोई भी साइज की कंपनी, और लार्जली मल्टी कैप फंड। ये 6 कैटेगरीज इंपॉर्टेंट होती हैं। ये 6 कैटेगरी को वो इग्नोर नहीं कर सकता कोई भी नया या पुराना निवेशक। तो आपने कहा कि महत्वपूर्ण 6 कैटेगरीज हैं और उनके जरिए ही हमें एक दमदार पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है। जिन स्कीम्स का चुनाव आपने किया है फिरोज, इसका मतलब इन्हीं स्कीम्स के इर्द गिर्द ये कैटेगरीज घूमती हैं, जिसको लेकर हम एक आइडियल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर किसी को 7 या 8 फंड्स का पोर्टफोलियो बनाना है, तो जैसे आपने लार्ज एंड मिड कैप या फोकस्ड फंड या फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरीज को शामिल करने की बात कही है, तो इसके इर्द गिर्द ही एक बेसिक पोर्टफोलियो रखा जाए। यस स्वाति जी, देखिए कोई नया निवेशक होता है तो 10 स्कीम शायद ना खरीदे। तो ये 6 स्कीम इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस मैंने बता दी। अब उसके बाद अगर आपको 7वीं 8वीं 9 स्कीमें खरीदनी है तो और 3 कैटेगरी इंटरेस्टिंग है और उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर 6 की 6 स्कीमें हैं तो ये पहली 6 कैटेगरी। बट अगर आप 6 से ज्यादा हो रहे हैं तो और 3 कैटेगरी जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा स्वाति जी, बिफोर वी गेट टू स्कीम। फोकस्ड, डिविडेंड यील्ड और कॉन्ट्रा। ये फोकस्ड क्या है कि उसमें कम स्टॉक्स होते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा रिस्क होती है, थोड़ी ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है। डिविडेंड यील्ड, जिसमें डिविडेंड स्टॉक्स ज्यादा होते हैं। कॉन्ट्रा, जो भेड़ चाल से परे चले। ये 3 कैटेगरीज थोड़ी ज्यादा इनोवेटिव है। बट इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड 6 फंड्स, ये 3 कैटेगरी की महत्वपूर्णता आपके पोर्टफोलियो में जरूर बढ़ जाती है। जी फिरोज, चलिए अब फंड्स की तरफ आते हैं। आपने अपने पूरे अब तक के ऑब्जर्वेशन में स्मॉल कैप फंड का भी काफ़ी जिक्र किया और हमें मालूम है कि पिछले कुछ समय से स्मॉल कैप फंड में काफ़ी ज़्यादा बज़ बना हुआ है। निवेश काफ़ी अच्छा आ रहा है पिछले काफ़ी समय से। इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है। तो एक निवेशक के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड का रोल अभी कितना होना चाहिए, और आपकी नज़र में वो कौन से स्मॉल कैप फंड हैं जो शामिल किए जा सकते हैं? स्वाति जी, स्मॉल कैप एक अच्छी कैटेगरी है, बट उसमें थोड़ी ज्यादा लंबी अवधि पर पैसा निवेश करना चाहिए। हमने मॉडल पोर्टफोलियो में थोड़ा 30% तक हमने स्मॉल कैप किया था 8 महीने पहले। तो वो अच्छी एंट्री हो गई। अब मैं कहूंगा कि सिर्फ 2 होनी चाहिए, ना कि 3 जैसे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, क्योंकि काफी सारी रैली आ चुकी है स्मॉल कैप में। आज भी पैसा आ रहा है। मेरे हिसाब से अगर 4-5 साल की अवधि हो तो स्मॉल कैप आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा और निफ्टी से 3-4% का अल्फा जरूर देने की क्षमता है। तो 2 ही कैटेगरी, 2 ही स्कीम्स होंगी स्मॉल कैप में। आदित्य बिरला स्मॉल कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप। एक छोटी स्कीम है, एक बहुत बड़ी स्कीम है। एचडीएफसी स्मॉल कैप एक बड़ी स्कीम है, आदित्य बिरला स्मॉल कैप एक छोटी स्कीम है। उसमें एजिलिटी है। उसमें स्टॉक्स दोनों में ऑलमोस्ट एक बराबर है इन टर्म्स ऑफ नंबर, बट साइजेस आर डिफरेंट। दोनों की स्टाइल्स अलग है। एक बहुत पीएमएस मैनेज करते थे, वो अब विशाल, वो अब फंड मैनेजर हैं आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड के 1 अप्रैल 2022 से। तब से हमने उसको पोर्टफोलियो को में शामिल किया। चिराग सेतलवाड़ एचडीएफसी स्मॉल कैप को अर्जों से मैनेज कर रहे हैं। तो वेरी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक छोटा एक बड़ा स्कीम। स्मॉल कैप में 2 कैटेगरी, 2 स्कीम्स इन द सेम कैटेगरी स्वाति जी। ओके, तो स्मॉल कैप की हमने चर्चा की और 2 फंड्स फिरोज के नज़र में जो कि पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए अच्छी पिक साबित हो सकती है। एक कैटेगरी जिसके बारे में बात और चर्चा करना ज़रूरी है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है फिरोज, क्योंकि लार्ज और मिड कैप में इसमें निवेश करना ज़रूरी तो है ही, लगभग 35%, लेकिन जो बाकी का लगभग 30% बचता है उसमें स्वतंत्रता होती है कि आप मिड, लार्ज या फिर स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। तो जो एक ट्रेंड है इंडस्ट्री का, लार्ज एंड मिड कैप जो फंड होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं? यूजुअली जो बचा हुआ एक परसेंटेज होता है, कहाँ पर ज़्यादा निवेश किया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा निवेशकों को हो? आई थिंक वो जो स्वतंत्रता की आपने बात की, 30% पोर्शन, 25% पोर्शन जो एजाइल होता है, जो मूव हो सकता है, वो काफी डायनामिकली मैनेज करते हैं थोड़े फंड मैनेजर। आई थिंक उन्हीं का चुनाव करना चाहिए हमें। जैसे एसबीआई फंड हाउस है, उनके जो सीआईओ हैं वासन, आर श्रीनिवासन, वो काफी करेजियस हैं अपने कॉल्स में। तो ये जो
इंडिपेंडेंस मिलती है, जो स्वतंत्रता मिलती है, उसका अगर फायदा ना ले फंड मैनेजर और बदले ना, तो फिर उस इंडिपेंडेंस का क्या मायने रहेगा। तो पॉइंट वन, काफी बार इंडिपेंडेंट फंड मैनेजर्स, काफी करेजियस फंड मैनेजर्स, ऑलमोस्ट दे टर्न इट ओवर इट्स हेड। तो इसीलिए एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, बट ज्यादातर इन नॉर्मल कोर्स ज्यादा लार्ज कैप रहता है, और जो एजाइल पोर्शन होता है वो भी लार्ज कैप में झुका हुआ होता है। बट ऐसा समय आता है जब आपको मिड कैप में अपॉर्चुनिटी दिखती है, जब अंडर परफॉर्मेंस होता है मिड कैप में, तब आपको मिड कैप में जाना होता है। और सेबी ने इंसान की, इन्वेस्टर की लाइफ इतनी सिंपल कर दी है कि पहले 100 स्टॉक को लार्ज कैप करार दिया गया, अगले 150 को मिड कैप करार दिया गया। तो ये जो 150 कंपनियां हैं, काफी बार ये ओवर वैल्यू हो जाती है या अंडर वैल्यू हो जाती है। तो इसीलिए एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर काफी बदलता है, और स्पेशली एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप ने ये दर्शाया है कि वो हिम्मत रखता है कि अपनी कन्विक्शन पे वो पोर्टफोलियो को ड्रामेटिकली चेंज कर पाए। बिल्कुल, तो दमदार फंड में हमने स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, ऐसे तमाम जो स्कीम्स हैं उसकी चर्चा की है। कुछ और फंड्स पर चर्चा हम करेंगे जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं 10 दमदार फंड में। मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। मनी गुरु का आज का एक खास कार्यक्रम 10 दमदार फंड की चर्चा कर रहे हैं आनंद राठी वेल्थ के फिरोज अजीज से। फिरोज, क्योंकि जब हम एक फ्रीडम की बात करते हैं कि एक फंड मैनेजर के पास ये मौका होता है कि अपने निवेशकों को बेहतर से बेहतर स्टॉक और अपॉर्चुनिटीज़ दें, इसमें फ्लेक्सी कैप फंड की चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें भी लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में निवेश होता है। लेकिन फंड मैनेजर के पास यहाँ पर भी एक फ्रीडम है कि वो चुने कि किस में कितना उसको एलोकेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक डायनेमिक ओपन इक्विटी स्कीम है और इक्विटी में कम से कम 65% का निवेश है। तो फ्लेक्सी कैप फंड, इसके क्या फ़ायदे हैं और एक पोर्टफोलियो में लगभग कितना प्रतिशत होना चाहिए किसी के ये ऐसा कैटेगरी? स्वाति जी, ये फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी है, ये लार्ज कैप कैटेगरी को रिप्लेस करने की क्षमता रखती है। काफी बार हमने ये देखा है कि लार्ज कैप कैटेगरी की जो स्कीम्स हैं, ऑलमोस्ट 40-42 स्कीम है, वहां अल्फा जनरेशन सबसे कम रहा है, और कम से कम स्कीमों ने अल्फा जनरेट किया, और उनकी अल्फा जनरेशन की क्षमता जो थी वो भी अमाउंट में भी कम थी। तो फ्लेक्सी कैप में ऑलमोस्ट 70-80% लार्ज कैप में एक्सपोजर था। तो इसीलिए वो अल्फा जनरेट करने के लिए एक लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो जरूर बन सकता है। और हम इसीलिए आपने देखा होगा कि साल 2 साल पहले, 1.5 साल पहले रेगुलेटर ने एक दूसरी कैटेगरी लाई, जिसको मल्टी कैप कहते हैं। उसमें थोड़ी ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स थी कि 25-25% तो डालना ही था। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इज ऑलवेज गोना बी लार्ज कैप हैवी। तो आप इसको थोड़ा ज्यादा स्टेबल लार्ज कैप रिप्लेसमेंट जरूर मान सकते हैं। एंड स्पेशली जो स्कीम हम चुनने वाले हैं इस कैटेगरी में, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ये लार्ज कैप हैवी जरूर है। ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप फंड जो है उससे निवेश निकल रहा है। ऐसे में अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी उसको रिप्लेस करने की क्षमता रखती है तो ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प ट्रेंड है जिसका जिक्र अभी फिरोज़ ने किया है। अब एक ऐसे स्कीम की बात करते हैं जो ऐसे फंड्स में, शेयरों में निवेश करते हैं, ऐसी कंपनियों में निवेश करती है जहां पर डिविडेंड देती हैं। तो ऐसे फंड जो डिविडेंड यील्ड फंड है, उनका क्या फ़ायदा होता है और टाइमिंग क्या हो ऐसे किसी फंड में निवेश करने का, डिविडेंड यील्ड फंड की बात करें तो फिरोज? स्वाति जी, हमारी जो कैपिटल मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, इंडिया में जो नंबर ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स हैं वो दुनिया में सबसे अधिक इंडिया में ही है। तो बहुत डाइवर्स किस्म के स्टॉक्स होते हैं। पीएसयू कंपनीज ज्यादातर ज्यादा डिविडेंड्स देती हैं। उसमें से गवर्नमेंट को काफी डिविडेंड जाता है क्योंकि मेजर शेयर होल्डर गवर्नमेंट होता है। तो वो जो पीएसयू कंपनीज हैं, उनकी शायद वैल्यूएशन इतनी ऊपर कभी नहीं जाती थी, बट उनके डिविडेंड्स बहुत हेफ्टी होते थे। ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनके 4-5-6% की डिविडेंड है। ऑलमोस्ट जो बॉन्ड्स खरीदते हैं उतने की तो डिविडेंड देते थे। तो इसीलिए काफी सारे डिविडेंड यील्ड फंड्स जो हैं उसमें काफी लोगों ने पैसा लगाया ताकि वो अंडर वैल्यूड हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स खरीद सके। तो इनमें हमने देखा है कि इनमें रिस्क थोड़ी घटती है,
कैश फ्लो ज्यादा आ सकता है। अगर ये पोर्टफोलियो को में शामिल हो तो एक काफी कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम होती है। ये ज्यादातर वैल्यू स्कीम्स होती हैं। अगर हम वैल्यू के हिसाब से मेजर करके देखें तो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स आर जनरली वैल्यू स्टॉक्स। ग्रोथ स्टॉक्स जो होते हैं जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं उसमें डिविडेंड यील्ड ना के बराबर आती है, 1% की आती है। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो हो जाएगा। इसीलिए डिविडेंड यील्ड कैटेगरी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, स्पेशली लास्ट 2-3 साल से हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है, क्योंकि वैल्यू एज अ प्रिंसिपल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है स्पेशली आफ्टर कोविड। तो उस कैटेगरी में आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड फंड या इक्विटी फंड बहुत अच्छा स्कीम है हमारे हिसाब से, विच कैन गिव अस गुड डिविडेंड एट अ पोर्टफोलियो लेवल एंड ऑल्सो ब्रिंग इन स्टेबिलिटी टू द पोर्टफोलियो। जब डाइवर्सिफाइड स्कीम्स की बात होती है, एक फ्लेक्सी कैप या फिर एक मल्टी कैप फंड की तरह, जो फोकस्ड कैटेगरी है, फिरोज, क्या है इस कैटेगरी की खासियत? क्योंकि बेस्ट क्वालिटी अधिकतम 30 शेयरों में इस फंड में निवेश किया जाता है, फंड का निवेश ऐसे स्टॉक्स में होता है, पर कैसे निवेशकों के लिए फोकस्ड कैटेगरी के फंड सही बैठते हैं? स्वाति जी, मेरे हिसाब से हर पोर्टफोलियो में जिसमें 5-6 से ज्यादा स्कीम्स हैं उसमें फोकस कैटेगरी का एक मायने जरूर है। आपने और हमने सब दर्शकों ने भी सुना होगा, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होती है पीएमएस, जो एचएनआई अपने पैसे पीएमएस में लगाते हैं, क्योंकि मिनिमम टिकट साइज 50 लाख की होती है उसमें। तो उसमें भी कम स्टॉक्स होते हैं, हाई कन्विक्शन आइडियाज होती हैं पीएमएस में। तो काफी सारे ऑलमोस्ट 400 पीएमएस फंड मैनेजर्स हैं देश भर में जो लाखों करोड़ मैनेज करते हैं। बट उसमें एक रिटेल निवेशक पैसे नहीं लगा सकता, क्योंकि 50 लाख रुपए एक स्कीम में डालने के पैसे इंडिया के ज्यादातर इन्वेस्टर्स के पास नहीं होते। तो ये फोकस्ड कैटेगरी एक म्यूचुअल फंड के माध्यम से एक पीएमएस का रिटेल निवेशक के लिए बहुत अच्छा आंसर है। और क्या होता है कि फोकस में जब 25-30 स्टॉक होते हैं तो एक मीनिंगफुल हाई कन्विक्शन फंड मैनेजर को जिस कंपनियों में सबसे ज्यादा विश्वास है उसी को वो फोकस्ड फंड कैटेगरी में शामिल करता है। क्योंकि काफी सारे डाइवर्सिफाइड स्कीम्स में 60, 70, 80 स्टॉक्स भी होते हैं। स्मॉल कैप में तो 150 स्टॉक का भी पोर्टफोलियो होता है। तो उसमें हाई कन्विक्शन आइडियाज नहीं होती, काफी सारी आइडियाज होती है। सो दिस इज हाई कन्विक्शन, एन आंसर टू पीएमएस फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर। इसमें सही बैठता है आपकी नजर में? इसमें आप अगर फोकस्ड कैटेगरी की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड हमारे हिसाब से एक अच्छा फंड है, जिसमें हाई कन्विक्शन आइडियाज है। एंड इनके जो सीआईओ हैं शंकरन नरेन, वो भी इसको ओवरसी करते हैं। इसमें ऑफ कोर्स एक फंड मैनेजर चेंज हुआ था, बट आई थिंक शंकरन नरेन हैज बीन अ कांस्टेंट इन आईसीआईसीआई फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। दो कैटेगरीज में की मैं एक साथ बात करूंगी, दोनों के आप रिकमेंडेशंस भी फिरोज बताइएगा, एक मिड कैप और एक मल्टी कैप। ये दो ऐसे कैटेगरीज है जिसका आपने भी शुरुआत में जिक्र किया, एक पोर्टफोलियो में रहने ही चाहिए। दोनों की अपनी अपनी खासियत क्या? क्योंकि मल्टी कैप जैसे डाइवर्सिफाइड है, मिड कैप में पिछले कुछ टाइम से हमने अच्छी रैली दी है, तो दोनों ही कैटेगरीज एक पोर्टफोलियो में कहाँ पर स्टैंड करते हैं? क्विकली अगर मैं बताऊं तो मिड कैप कैटेगरी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि इसकी जो यूनिवर्स ऑफ इन्वेस्टिंग है 80%, 150 स्टॉक्स है, 100 से लेके 250 तक। एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी इसीलिए कहूंगा कि ये जो 150 स्टॉक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए क्योंकि इसमें से काफी सारे लार्ज कैप बनने वाले हैं अगले 8-10 सालों में। और जो निफ्टी कंपनीज भी इसमें से निकलेंगी 10 साल बाद की निफ्टी कंपनीज में, शायद इन 150 में से 5-10 निफ्टी कंपनियां यहां से आए। तो मिड कैप एक फ्यूचर इन्वेस्टिंग जरूर होगा। इसमें कोटक इमर्जिंग इक्विटीज मैं रेकमेंड करूंगा, पंकज टिब्रीवाल जी का फंड है। उनकी बॉटम अप स्टॉक पिकिंग काबिलियत जो है उन्होंने साल दर साल उन्होंने दर्शाई है, और इसमें थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया है बेंचमार्क के अगेंस्ट, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी काफी रनअप की है। तो ऐसे रनअप में थोड़ा फंड मैनेजर लैकलस्टर परफॉर्मेंस आता है, बट आई थिंक दैट विल टर्न अराउंड। और मल्टी कैप कैटेगरी में कोटक मल्टी कैप और क्वांट एक्टिव मल्टी कैप, क्वांट एक्टिव फंड, जो भी एक दो मल्टी कैप स्कीम्स हैं। मल्टी कैप में 25% लार्ज, 25 मिड और 25 स्मॉल में रखना अनिवार्य है फंड मैनेजर के लिए, और जो बाकी 25 बनता है उसमें एक फंड मैनेजर डिस्क्रिप्शन होता है। दोनों एक कैटेगरी सेम कैटेगरी के हैं। क्वांट एक्टिव जो फंड है उसकी जो टारगेट एनएवी जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसके जो अंदर के स्टॉक्स हैं उसकी हर स्टॉक की हम टारगेट प्राइस देख के
उसकी टारगेट एनएवी कंप्यूट करते हैं, उसकी जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है। और क्वांट एक प्रिंसिपली संदीप टंडन जो उनके ओनर भी हैं, सीआईओ भी हैं, तो उन्होंने बहुत क्विकली अपने स्टॉक्स को तब्दील करने का बहुत अच्छा एट्रीब्यूट दिखाया है। उसकी वजह से परफॉर्मेंस क्वांट का हमेशा शानदार रहा है। आई थिंक वो बाय डिजाइन आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो सालों तक चलेगा, ये मेरा मानना है। और एक आखिरी मैं कैटेगरी आपसे क्विकली उस पर एक राय लेना चाहती हूँ, कॉन्ट्रा। मतलब जो मार्केट ट्रेंड के बिल्कुल एक विरुद्ध स्ट्रैटेजी रखता है, इसका फायदा अभी किसी के पोर्टफोलियो में कैसा रहेगा? एसबीआई कॉन्ट्रा, देखिए हमेशा एक फंड तो ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा लोगों से परे चले, ताकि एक कॉन्ट्रेरियन, जो कॉन्ट्रेरियन मतलब भेड़ चाल से दूर, वैसा एक फंड जरूर होना चाहिए। दिनेश फंड मैनेजर है, एसबीआई कॉन्ट्रा हमारे पोर्टफोलियो में लास्ट 1.25 साल से है। काफी अल्फा जनरेट किया है इसने निफ्टी के अगेंस्ट। आई थिंक ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। इसकी अगर आप 3 ईयर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक काफी स्टुपेंडस परफॉर्मेंस रही है। और दिनेश जो फंड मैनेजर हैं, ये छोटा स्कीम था, अब काफी कलेक्शन भी हुई है। बट आई थिंक एसबीआई कॉन्ट्रा इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रा स्कीम्स, जो एक पोर्टफोलियो में शामिल होकर 4-5 साल तक एक कॉन्ट्रा स्कीम एक पोर्टफोलियो में रहने की जो क्षमता है, ये सिर्फ एसबीआई कॉन्ट्रा में है, क्योंकि इट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम। स्वाति जी जी, तो ऐसे दमदार फंड और उनकी कैटेगरीज क्या है उसमें खास, इस पर हमने चर्चा की। फिरोज, आपसे बहुत धन्यवाद हम करेंगे आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और शो को समाप्त करने से पहले आपको एक बार फिर से छोड़ जाते हैं उन तमाम 10 दमदार फंड्स के साथ जो पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। धन्यवाद फिरोज आपका। देखते रहिए हमारी।